तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फॉर लूप्स के बारे में। पाइथन में फॉर लूप्स कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से, क्या सिंटैक्स है उनका, कैसे यूज करते हैं, सब हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एक कंट्रोल फ्लो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने इफ एल्स स्टेटमेंट्स पढ़े थे, अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज। तो आज हम देखेंगे कि लूप्स का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है पाइथन में। अगर आपको लूप्स के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू इटरेट करने के लिए हम लोग लूप्स को यूज करते हैं। मतलब मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं इसलिए मैं बता रहा हूं, आपको समझने में आसानी होगी। एक 5 एलिमेंट की लिस्ट है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है कि इस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के थ्रू मुझे इटरेट करना है या ट्रैवर्स करना है। अब इटरेट का मतलब समझते हैं। इटरेट मतलब एक ऐसा एक कंडीशन होती है जब हम किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू, जैसे मैं मान लेता हूं यहां पर ऑब्जेक्ट मेरा है ए, तो ए ऑब्जेक्ट है मेरा, उस ऑब्जेक्ट में जितने भी आइटम्स हैं उन सब आइटम में मुझे एक एक करके ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्स मतलब वहां उसके थ्रू जाना है, मतलब उसको प्रोसेस करना है। मतलब अगर ए में 5 आइटम है तो पांचों आइटम के लिए मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर कोई एक स्ट्रिंग ले रहा हूं, उस स्ट्रिंग को मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, या उस नंबर को मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो उस तरीके से अगर मैं लिस्ट में करता हूं तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि लिस्ट में आप कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। लिस्ट में आप कुछ एलिमेंट ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, या उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो लिस्ट ही 3 बार प्रिंट हो जाएगी। तो हर एलिमेंट के थ्रू मुझे अगर इटरेट करना है, मुझे हर एलिमेंट को प्रोसेस करना है, तो मुझे एक एक करके सारे एलिमेंट्स के थ्रू इटरेट करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तब जाके मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो काम करेगा। तो इस चीज को हम लोग लूप बोलते हैं। कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू मुझे अगर इटरेट करना है, कोई ऑब्जेक्ट के जितने भी आइटम्स हैं उन सारे आइटम्स को मुझे एक एक करके ट्रैवर्स करना है, तो मैं लूप्स को यूज करता हूं। अब लूप्स में कॉन्सेप्ट आता है, मुझे अगर लूप्स लगाना है किसी ऑब्जेक्ट पर तो वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो ऑब्जेक्ट इटरेबल होना चाहिए। अब इटरेबल ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट में कुछ ऐसे आइटम्स होने चाहिए, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जिसके थ्रू मैं प्रोसेस कर सकता हूं। अब इटरेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मैं मान लेता हूं कि ए मेरा इटरेबल ऑब्जेक्ट है। इटरेबल मतलब उस एलिमेंट को, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग पर्टिकुलर भाग में तोड़ सकते हैं। जैसे ए को मैं तोड़ सकता हूं उसके 5 एलिमेंट में, ए को मैं एटॉमिक बना सकता हूं। और जैसे डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी में हम लोग कीज को अलग कर सकते हैं, वो भी इटरेबल है। टपल्स को हम लोग अलग कर सकते हैं, टपल्स के हम लोग एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं, वो भी एटॉमिक हम लोग कर सकते हैं, वो भी हम लोग को इटरेबल मिलता है। लेकिन जो नंबर्स होते हैं, जो इंटीजर्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं, वो सब इटरेबल नहीं होते हैं, क्योंकि वो एटॉमिक होते हैं पहले से। उसको हम लोग, उसके थ्रू हम लोग इटरेट नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में हम लोग ये सब कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। लेकिन स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग्स में भी इंडिविजुअल कैरेक्टर्स होते हैं, तो हम लोग उसके थ्रू भी इटरेट कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स हो गई, लिस्ट हो गई, डिक्शनरी हो गई, टपल्स हो गई, ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इटरेबल हैं। तो हम लोग को लूप्स में इटरेबल ऑब्जेक्ट्स लगाने हैं। तो लूप्स का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग फॉर लूप पढ़ रहे हैं, तो फॉर लूप का ये सिंटैक्स है, मैं लिख रहा हूं यहां पर, फॉर प्लेस होल्डर इन भी एक कीवर्ड है, और उसके बाद आ जाएगा इटरेबल ऑब्जेक्ट, फिर से कॉलन। अब यहां पर कॉलन फिर से लगेगा क्योंकि फॉर के अंदर एक ब्लॉक होता है, जिस ब्लॉक के अंदर हम लोग अगर जाते हैं तो सारे स्टेटमेंट्स उसके एग्जीक्यूट होंगे। तो ब्लॉक्स डिफाइन करने के लिए हमें इंडेंटेशन देना जरूरी है। अब उसके अंदर जो भी हम लोग को ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन ऑन पर्टिकुलर एलिमेंट्स या आइटम्स, तो ये कुछ सिंटैक्स होता है फॉर लूप का। अब यहां पर मैंने क्या क्या लिखा हुआ है ये ध्यान दीजिए। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर की जगह हमारा कोई भी वेरिएबल आएगा, वो वेरिएबल हम लोग यूज करेंगे लूप के अंदर। जब हम कोई भी प्रोसेसिंग करेंगे तो उस एलिमेंट को ही हम यूज करेंगे। वो एलिमेंट एक प्लेस होल्डर है। यहां पर अगर मैं इटरेबल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं तो इटरेबल ऑब्जेक्ट ऐसा कोई एलिमेंट है जो हमारा इटरेट हो सकता है, जैसे लिस्ट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, ये सब हमारे इटरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ए लिखता हूं तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि ए हमारा लिस्ट है, तो हम लोग लिस्ट के थ्रू इटरेट कर सकते हैं। और प्लेस होल्डर में मैं कोई भी वेरिएबल दे सकता हूं, जैसे नम। तो नम यहां पर हर उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा जो ए में है। एक एक करके ए के जितने भी एलिमेंट्स को हम लोग प्रोसेस करेंगे, उस सब एलिमेंट्स को हम लोग को कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। तो उन एलिमेंट्स को हम लोग नम में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल आएगा, प्लेस होल्डर आएगा, जिस भी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग इटरेट कर रहे हैं।
तो ये हो गया फॉर का सिंटैक्स। अब यहाँ पर ये एक बात और ध्यान में रखने वाली ये है कि फॉर के अंदर हम लोग सिर्फ कमेंट नहीं लगा सकते हैं, फॉर के अंदर हम लोग को कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देते हैं प्रिंट नम। अब यहाँ हो क्या रहा है, इसको पहले आउटपुट देखते हैं, इसका आउटपुट क्या आता है। तो इसका आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4 5 लाइन से। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि ए जो इटरेबल ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, उस ऑब्जेक्ट के हर एक एलिमेंट के थ्रू हमारा नम पास हो रहा है। मतलब जब पहली बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा तो ए का जो पहला एलिमेंट है 1 वो नम में स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद वो उस ब्लॉक के अंदर जाएगा, प्रिंट के अंदर जाएगा, और जो मैंने लिखा हुआ है इस ब्लॉक के अंदर प्रिंट नम, तो वो नम प्रिंट हो जाएगा। तो पहली बार में नम 1 है तो 1 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद दूसरी बार में जब लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर से एग्जीक्यूट होगा, तो ए का दूसरा एलिमेंट आएगा, मतलब 2 आएगा, तो 2 स्टोर हो जाएगा हमारा नम में। तो फिर से अंदर आया ब्लॉक के, फिर से उसने प्रिंट कर दिया नम को, मतलब 2 प्रिंट हो गया। ऐसे करके 3 4 5 भी प्रिंट हुआ है, मतलब ए के हर एलिमेंट के लिए हमारा लूप एग्जीक्यूट हुआ है। इस तरीके से काम करता है हमारा लूप। तो हमने यहाँ पर देखा कि हर एलिमेंट अलग लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा ऑपरेशन होता है प्रिंट स्टेटमेंट का। तो ये हो गया लिस्ट के थ्रू इटरेट करना। अब हम यहाँ पर टपल भी लगा सकते हैं। तो टपल में भी सेम चीज़ है, कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ऐसे ही आपको प्रिंट करना है तो वही चीज़ आएगी। मतलब ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सारे एलिमेंट्स में वो नम जाएगा और वो ब्लॉक के अंदर जाएगा। तो एक का जो लेंथ होगा उस लेंथ के अकॉर्डिंग ही हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा। तो ए में अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो हमारा लूप भी 5 बार चलेगा। तो मैं अगर ए के लेंथ में अगर मैं कुछ हेलो प्रिंट करना चाहूँ, मतलब ए का जो लेंथ है उसके हिसाब से मैं हेलो प्रिंट करूँ तो 5 बार हेलो प्रिंट होगा, क्योंकि 5 बार लूप चला है। तो इस तरीके से टपल्स लगा सकते हैं। अब आती है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में हम लोग की वैल्यू पे कर देते हैं की 1। तो मेरे पास 3 कीज है यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दे देता हूँ यहाँ पर ए फॉर नम इन ए। मतलब अगर यहाँ पर मैं ए दे रहा हूँ तो डिक्शनरी के केस में नम में वो सारी की वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। मतलब की स्टोर होगा, यहाँ पर वैल्यू स्टोर नहीं होगा, नम में सारी कीज स्टोर होंगी। तो मैं अगर नम प्रिंट करता हूँ यहाँ पर तो ये की 1 की 2 की 3 देगा, मतलब सारी कीज के थ्रू वो इटरेट कर रहा है। और यहाँ पर अगर मैं ए ऑफ नम देता हूँ तो इसमें वो सारी वैल्यूज देगा मुझे 1 2 3। तो वैल्यूज के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो, और अगर आपको वैल्यू डायरेक्टली चाहिए तो ए डॉट वैल्यूज भी आप लिख सकते हो। तो सारी वैल्यूज आपको बाय डिफॉल्ट नम में ही मिल जाएंगी। तो 1 2 3 आपको ऐसे मिल जाती है। और अगर आप यहाँ पर लिखते हैं आइटम्स, तो आइटम्स में आपका टपल आता है। आपको यहाँ पर अगर नम लिखना है तो नम में हमारा एक टपल स्टोर होगा, की 1 1 की 2 2 की 3 3। तो ये केस में हमारे पास इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स नहीं आए हैं, इस केस में हमारे पास टप्पल्स आए हैं। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए आपके पास एक और कॉन्सेप्ट होता है पैटर्न मैचिंग का। यहाँ पर डिक्शनरी में जो पैटर्न होता है, जो फॉर्मेट होता है, यहाँ पर जो फॉर्मेट है की 1 की वैल्यू होगी 1, की 2 की वैल्यू होगी 2। तो एक डॉट आइटम्स का जो रिजल्ट होता है वो हमारे पास इस तरीके से मिलता है। एक लिस्ट में ये 3 टपल स्टोर्ड है, मतलब जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो टपल में आ जाएंगे। वो जो टपल्स हैं इन टर्न एक लिस्ट में कनेक्ट होते हैं। तो फॉर्मेट को मैच करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 वेरिएबल लेते हैं, नम और वैल। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये टपल रिटर्न हो रहा है यहाँ पर, इस टपल की जगह नम में स्टोर हो जाएगा हमारा की 1 और वैल में स्टोर हो जाएगा उसका वैल्यू। तो ऐसे करके सारे टपल्स के लिए नम में कीज स्टोर होंगे और वैल में वैल्यूज स्टोर होंगे। तो हम लोग फिर प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर प्रिंट वैल। इसका आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट में हमारा अलग अलग आया है, नम में की 1 आया है, फिर वैल प्रिंट हुआ तो 1, फिर की 2 फिर 2, फिर ऐसे करके इंडिविजुअली हमारे पास नम में कीज आ गए और वैल में वैल्यूज आ गए। इसको और इजीली समझने के लिए हम लोग एक और चीज़ करते हैं, इस पूरे को हटा देते हैं यहाँ से। मैं एक लिस्ट ले रहा हूँ जिस लिस्ट के अंदर मेरे पास 3 टपल्स होंगे। तो ए एक लिस्ट है, उस लिस्ट में 3 टपल्स हैं, मतलब 3 एलिमेंट्स है, वो सारे एलिमेंट्स एक टपल हैं। अब इसको मुझे इटरेट करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो इस केस में अगर आप फॉर लूप लगा रहे हो तो फॉर
कोई प्लेस होल्डर है, जैसे सी दे देता हूं मैं यहाँ पर, सी इन ए। तो मैं अगर प्रिंट करूंगा सी तो मुझे हर टपल मिल जाएगा, मतलब एक एलिमेंट है मेरा टपल तो मुझे एक एलिमेंट मिलेगा एज अ टपल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो ऐसे करके मुझे मिलेगा। अब ऐसा मुझे आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रोसेस करना है। मुझे 1 भी चाहिए, मुझे 2 भी चाहिए, मुझे 3 भी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर टपल अनपैकिंग करूँगा, मुझे यहाँ पर एक और वेरिएबल देना पड़ेगा डी। उस तरीके से मुझे सी में मिल जाएगा पहला एलिमेंट टपल का, फिर दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा डी में। आपको यहाँ पर मैचिंग करनी है, आपको फॉर्मेट मैचिंग करनी है। तो सी प्रिंट हो गया और फिर प्रिंट करता हूँ मैं यहाँ पर डी, लेकिन पहले यहाँ पर इसको सी को इंडिविजुअली देख लेते हैं। तो सी में मेरे सारे 1 स्टोर हुए हैं, 1, 3 और 5। तो आप देख रहे होगे 1 यहाँ पर पहला एलिमेंट है, 3 यहाँ पर दूसरे का पहला, फिर तीसरे का पहला। तो सी में सारे पहले एलिमेंट्स है और डी में सारे दूसरे एलिमेंट्स होंगे, तो मुझे सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो यही है सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आपको टपल अनपैकिंग करना आना चाहिए। या ऐसा भी नहीं है, हम यहाँ पर टपल्स ऐसा भी नहीं हो सकता कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हो, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, यहाँ पर 10 भी हो सकता है, यहाँ पर 11 भी हो सकता है, यहाँ पर 12 भी हो सकता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हो, हाँ, लेकिन ये जो यूनिफॉर्मिटी है ये होनी चाहिए, मतलब रेगुलरिटी होनी चाहिए। 3 एलिमेंट्स है तो सारे 3 होने चाहिए। तो यहाँ पर मुझे एक और एलिमेंट लिखना पड़ेगा, इसको मैच करना है तो ई लिखना पड़ेगा। तो मैं अगर आप पर फिर से प्रिंट करूँगा ई, तो मुझे तीनों एलिमेंट्स इंडिविजुअली मिल जाएंगे टपल के। तो ऐसे करके मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। अब लिस्ट, टपल, डिक्शनरी तो हो गया। अब स्ट्रिंग देख लेते हैं। स्ट्रिंग में हमारे पास एक सेम कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फॉर कैर इन ए, तो स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर के ऊपर वो इटरेट करेगा, मतलब एस, फिर टी, फिर आर, फिर आई, ऐसे करके। तो मुझे प्रिंट करना है अगर कैर, तो हर कैरेक्टर अलग लाइन में प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे करके प्रिंट हो जाएगा, हर कैरेक्टर को इटरेट करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट तब काम आता है जब आपको चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग में अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है, स्ट्रिंग में अगर कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ आपको कुछ कॉन्सेप्ट लगाना है, तो आप ये लूप्स यूज़ कर सकते हैं। आपको चेक करना है कि कौन से पोजीशन पे कोई एलिमेंट है मैनुअली, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो स्ट्रिंग के थ्रू भी हम लोग ने इटरेट कर लिया। अब यहाँ पर मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे एक लिस्ट के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका सम मिल जाए, तो उसके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट लगाता हूँ। यहाँ पर एक और वेरिएबल लूँगा, सम इक्वल टू सम प्लस कैर। अब कैर नहीं लिखते, यहाँ पर नम लिख देते हैं, नम। इसके लिए मुझे सम को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, सम इक्वल टू 0। तो 0 से स्टार्ट होगा। अब ये क्या कर रहा है, अब ये नम जो है वो हर एलिमेंट के थ्रू इटरेट हो रहा है। तो पहले 1 आया, तो 1 प्लस जो सम की इनिशियल वैल्यू थी 0, तो 1 प्लस 0 जो रिजल्ट आया वो सम में स्टोर हो गया। अब सम में 1 स्टोर हो चुका है। अब नेक्स्ट इटरेशन पे 2 आया नम के पास, तो 2 प्लस जो सम की प्रीवियस वैल्यू थी 1, 2 प्लस 1 वो स्टोर हो गया, वापस से स्टोर हो गया सम में। तो सम की प्रीवियस वैल्यू ओवरराइट हो गई, वो स्टोर कर दिया यहाँ पर 3। अब जो थर्ड इटरेशन है, नम में आ गया 3, तो 3 के बाद वो अंदर गया ब्लॉक में, तो यहाँ पर 3 प्लस जो सम की प्रीवियस वैल्यू थी 3, तो 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, फिर से जाकर सम में स्टोर हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ही वेरिएबल को बार बार सम, मतलब एक ही वेरिएबल को बार बार मैं ऐड कर रहा हूँ नंबर के साथ, और फिर उसी में स्टोर कर दे रहा हूँ रिजल्ट को। तो इसीलिए मेरे पास जो सम है आखिर में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 हो जाएगा, और प्रीवियस रिजल्ट के साथ मैं नए वाले वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ। इस केस में मेरे पास जो सम है वो ए के सारे एलिमेंट्स का जितना भी सम होता है वो मेरे पास मिल जाएगा। तो मैं अगर प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पर सम को, रन करते हैं फिर से। तो यहाँ जो आउटपुट आया है, पहली बार में जो सम की वैल्यू है 1 प्लस 0 1, फिर नेक्स्ट बार में 2 प्लस 1 3, नेक्स्ट में 3 प्लस 3, फिर नेक्स्ट में 6 प्लस 4, फिर नेक्स्ट में 10 प्लस 5। तो ऐसे करके जो लास्ट में जो वैल्यू आई सम की वो 15 है। तो मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सबका सम मिलाकर 15 होता है।